नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी हंगामेदार शुरुआत हुई। विपक्ष ने सदन से सड़क तक सरकार को घेरने की रणनीति बना रखी है। इसी के तहत आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने बढ़ती महंगाई के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के बढ़ते दामों से नाराज हैं। वहीं पत्रकारों से बातचीत में प्रीतम सिंह ने कहा है कि सत्ता में आने से पहले बीजेपी बहुत हुई महंगाई की मार का नारा देती थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार के राज में लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। चौथे दिन भी हंगामेदार रहा शीतकालीन सत्र। सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस प्रदर्शन करती हुई नजर आई है। बढ़ती महंगाई को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर, शिक्षा के मुद्दे को लेकर, पलायन के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरती हुई नजर आई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये पोस्टर्स लेकर, ये बैनर्स लेकर कांग्रेस निकली है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह द्वारा कि बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी तब कहती थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, लेकिन अब बीजेपी राज में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। आम जनता परेशान है, आम जनता त्रस्त है। संरक्षण देने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बलात्कारियों का संरक्षण देने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगा। तो देहरादून की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस सदन के अंदर महंगाई के विषय को उठाने का काम करेगी और साथ ही साथ इस प्रदेश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जरूर दिया गया, लेकिन उसके विपरीत सरकार आचरण कर रही है। महंगाई के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि जिस गैस के सिलेंडर को हम 400 पर छोड़ के गए थे, आज वो गैस का सिलेंडर 900 रुपये में आम जन को मिल रहा है। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री तो कह देंगे बचाओ बेटियां बचाओ, भ्रष्टाचारी ये सरकार। तो देहरादून में लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है, चाहे संसद हो चाहे सड़क हो। कांग्रेस तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। चौथे दिन भी शीतकालीन सत्र जो है वो काफी हंगामेदार रहा है और कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर रसोई गैस लेकर, हाथों में बैनर, पोस्टर्स लेकर निकल पड़े हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद रहा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार महंगाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। आम जनता परेशान हो गई है क्योंकि गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। किसानों की सरकार नहीं सुन रही है, शिक्षा बेरोजगारी को लेकर सरकार कुछ नहीं कर रही है, पलायन को नहीं रोक पा रही है। तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस पूरी तरह से प्रदेश सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। भ्रष्टाचारी ये सरकार नहीं चलेगी, संरक्षण देने वाली सरकार नहीं चलेगी। देखिए किस तरह से यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है बलात्कारियों का संरक्षण और इस तरह की तस्वीरें लगातार उत्तराखंड में देखने के लिए मिल रही है। देहरादून की तस्वीरें हैं जहां पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा। यहाँ पर इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे और सरकार पर हमलावर होते हुए वो नजर आए हैं। संरक्षण देने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बलात्कारियों का संरक्षण देने वाली सरकार नहीं चलेगी। तो आपको बता दूं कि लगातार कांग्रेस सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है तमाम मुद्दों को लेकर और एक बार फिर से सड़कों पर ये कांग्रेस का प्रदर्शन कार्यकर्ता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं, नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र पेटवाल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज शीतकालीन सत्र का चौथा दिन, उसके बाद भी लगातार हंगामा देखने के लिए मिला है कांग्रेस की तरफ से। हाँ जी, आज सत्र की शुरुआत आज भी रोज की भांति सुबह के हंगामे से ही हुई है और कांग्रेस के जो विधायक हैं आज सुबह ही विधानसभा के बाहर गेट पे खड़े हो गए और उन्होंने महंगाई को लेकर, जो बढ़ती महंगाई है उसके विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के बढ़ते हुए दामों से वो नाराज दिख रहे थे। तो खासतौर पे उनका कहना था कि सत्ता में आने से पहले बीजेपी बहुत हुई महंगाई की मार का नारा देती थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार के राज में लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। आज पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, फलों का और सब्जियों के दाम रोज आसमान छू रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई नियंत्रण नहीं कर पा रही। तो जो सरकार कभी बहुत हुई महंगाई की मार चिल्लाती थी, आज वो महंगाई करके लोगों को मार रही है। इस तरीके के आरोप उन्होंने सरकार पर लगाए। जी बिल्कुल जितेंद्र, और ये आरोप कोई नई नहीं है।
लगातार कई सालों से, जब से सत्ता में बीजेपी की सरकार आई है, तब से हम ये आरोप देख रहे हैं और तमाम मुद्दों को लेकर जो विपक्ष है वो सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आया है। क्या इसके जवाब में कोई प्रतिक्रियाएं आई? जी, प्रतिक्रियाएं सदन के भीतर भी कांग्रेस ने नियम 58 के तहत चर्चा की बात महंगाई पे की है, अभी जो होनी बाकी है। तो सत्ता पक्ष जरूर अपना जवाब देगा कि उनके द्वारा क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, क्या कुछ छूट अगर वो देना चाहे तो क्या दे सकती है। जो राज्य कर होते हैं अगर उनमें छूट दे दी तो पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। तो अभी ये देखने वाली बात होगी कि सरकार कितना संतुष्ट विपक्ष सरकार के जवाब से होता है। अभी सरकार का जवाब सदन के माध्यम से भी आना बाकी है। जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो सड़क से लेकर संसद तक और सदन तक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और ये प्रदर्शन लगातार जारी है। कांग्रेस तमाम मुद्दों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है और यहां पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत 2022 के चुनाव के मद्देनजर लगातार दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष मसूरी पहुंचे। यहां बीजेपी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं मसूरी विधायक गणेश जोशी, जिला अध्यक्ष शमशेर सिंह पुंडीर के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष को फूलमाला पहनाई और उनसे बातचीत की। तो उत्तराखंड में भी बीजेपी का मिशन 2022 पूरी तरह से अपनी तैयारी में है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम यहां पर था। कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आप देख सकते हैं कि बाइकों पर यहां पर उनका स्वागत करते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। फूलमाला पहनाकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया गया। तो मिशन 2022 की तैयारी है और यहां पर बीजेपी साफ तौर पर कह चुकी है कि 2022 में भी वो पूर्ण बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार बनाती हुई नजर आएगी। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी सुनील सोनकर मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? हम देख रहे हैं कि मसूरी में ये भव्य स्वागत किया गया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का। 2022 की तैयारी को लेकर यहां पहुंचे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। क्या उनके कार्यक्रम अब मसूरी में रहने वाले हैं? जी देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत 10:30 बजे करीब मसूरी पहुंचे और यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। और यहाँ पर बाइक रैली मसूरी पेट्रोल पंप से और जहाँ पर कार्यक्रम स्थल पिक्चर पैलेस से था वहां तक गई और बंशीधर भगत से काफी अति उत्साहित नजर आए, कार्यकर्ता काफी अति उत्साहित नजर आए। और जब उन्होंने मीडिया से बात करी तो उनका ये साफ तौर पर कहना था कि 2022 एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का है। 60+ सीटें का लक्ष्य यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया गया है और इसी को लेकर 70 विधानसभाओं में उनका और प्रदेश प्रभारी का प्रवास है, जिसकी शुरुआत उन्होंने मसूरी से की है। उनका ये कहना है कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से होती है, ऐसे में गणेश जोशी की विधानसभा से ही उनकी प्रवास की शुरुआत हुई है। और काफी उनका ये कहना था कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदेश के विकास के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में काम कर रही है, उसका जो रिजल्ट होगा वो 2022 में देखने को मिलेगा और एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। बिल्कुल सुनील, देखा जाए तो लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी के तमाम नेता जो है लगातार दौरे कर रहे हैं 2022 की तैयारियों को लेकर। अब आगे क्या रणनीति तैयार की जा रही है 2022 के लिए, अगर मसूरी में बात की जाए तो? जी देखिए, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा वाइज यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी का प्रवास है और वहाँ वो हर विधानसभा में वहाँ पर रुकेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और सबसे ज्यादा जो खास बात है वो बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है कि बूथ मैनेजमेंट अगर सही होगा तो चुनाव हर हाल में जीता जाएगा। ऐसे में बूथ जो कमेटी होती है, जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता होते हैं, उसको पार्टी के आला अधिकारी काफी महत्व देते हैं और इसी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष भी हर विधानसभा में जाएंगे और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से फेस टू फेस बात करेंगे और जो समस्या यहाँ पर कई कार्यकर्ताओं की है उनको भी सुनेंगे। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो अगर नाराज नेता भी है तो उन नेताओं की भी नाराजगी दूर करे, जिससे 2022 का जो मिशन है उसको फतेह किया जा सकेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए सुनील। तब मसूरी से बड़ी जानकारी इस वक्त ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का यहाँ पर कार्यक्रम है, कार्यकर्ताओं नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया गया। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत लगातार दौरा कर रहे हैं। मिशन 2022 की तैयारी जो है वो बीजेपी ने कर रखी है और इसी को लेकर तमाम पदाधिकारियों नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं ताकि रणनीति तैयार की जाए, किस तरह से लोगों के मन में, लोगों के बीच में एक बार फिर से जो यहाँ पर सरकार की छवि है वो और ज्यादा बेहतर की जाए।
हरिद्वार में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या के मामले में लोगों ने नाराजगी शुरू कर दी है और ये नाराजगी अब और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। मामले के 4 दिन बीत जाने के बाद भी अब तमाम संगठन कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वहीं संगठनों और तमाम लोगों ने मिलकर शहर के बीचों बीच चंद्राचार्य चौक और शिकुल पर जाम लगाकर धरना दिया। ये धरना प्रदर्शन करीब 1.5 घंटे तक चला। वहीं लोगों का दावा है कि वारदात का आरोपी पीड़ित बच्ची का मामा है, जिसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं लोगों ने पुलिस पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि हत्या का आरोपी रविवार को पुलिस के सामने से फरार हुआ, लेकिन अभी तक आरोपी को पुलिस पकड़ने में नाकाम है। दूसरी तरफ इस मामले में पुलिस लगातार आश्वासन दे रही है और कार्रवाई का दावा किया जा रहा है। तो हरिद्वार में 4 दिन पहले पूरा मामला सामने आया था, जहां पर दुष्कर्म के बाद मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई थी। गिरफ्तारी ना होने से जो लोग हैं वो नाराज हैं और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली पर लोग सवाल उठा रहे हैं। कई संगठन के लोग जो हैं वो धरना करते हुए नजर आए हैं। आसपास के लोगों ने धरना दिया है। उनका कहना है कि ये जो हत्या की है वो बच्ची के मामा पर वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो जल्द ही इस पूरे मामले में खुलासा करेंगे। लेकिन अब तक लोगों के कहने पर जिसका नाम लिया गया है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। विदारक और बहुत ही घृणित जघन्य पाप हुआ है। एक बच्ची जो हमारी किसी की बेटी और उसको जिस नृशंस तरीके से बलात्कार करके मारा गया है और उसके बाद साक्ष्य नष्ट करने की कोशिशें हुई हैं, वो बहुत ही घृणित है। और जिस प्रकार से सबके देखा देखी मुख्य अभियुक्त भाग गया है, वो और ज़्यादा चिंताजनक स्थिति है और इससे पुलिस प्रशासन पर बड़ा धप्पा लगा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस प्रशासन उस व्यक्ति को, राजीव नाम के उस व्यक्ति को, जो भी है, मैं नहीं कह सकता वो जो जिस उसमें है, क्योंकि भागा है तो संदेह होता है, तो उनको पकड़ करके यहाँ लाए। सूचना मिली थी ये बच्ची की गुमशुदगी की, उस वक्त ही त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी को भी अरेस्ट कर लिया गया था और उस मुकदमा दर्ज करके उसमें कार्रवाई भी की गई है। जहाँ तक अन्य अभियुक्त की बात है, उसके लिए हमारी लगातार दबिश चल रही है। हमारे वहाँ से 8 टीमें बनी हुई हैं और लगातार दबिश है और उसे भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामला यह है कि छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ है और उसको इतनी बुरी तरह से बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है और उसको मैं बयान नहीं कर सकती। मैं इसी मोहल्ले की हूँ और उस दिन से, उस समय से इतनी दहशत में हूँ जिस समय ये बात पता चली है। हमारी हालत ऐसी हो गई है कि लड़के क्या और लड़कियाँ क्या, पूरे मोहल्ले के बच्चे क्या, दूर दूर तक के लोगों की दहशत सहम गए हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है ये। तो फिर आज क्या हुआ, वो बताओ ना। कल बात ये हुई है कि आप जाम हटा दीजिए, 2 दिन का टाइम चाहिए। आज 2 दिन का टाइम हो चुका है और उसके बाद पुलिस से भी रहती है कि आपका नाम ज्यादा उछाला जा, आपका नाम ज्यादा आ रहा है तो आपको क्या कहते हैं, केस भी हो सकता है आपके ऊपर। करो मेरे पे केस, कौन सा पुलिस वाला करता है। मैं बोल रही हूँ इसमें बीच में सबके, मेरी लड़की बोली है सच के लड़ रही है तो उसके ऊपर केस होगा, उसके ऊपर केस करेंगे। इंस्पेक्टर ने बोली है वो, और अभी और लोगों को धमका रही है कि आप बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो, इन्हें रोको। हम सच के लड़ रहे हैं तो हमें रोका जा रहा है। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी नरेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेश, ये जो बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट अब तक मिल पाया है? क्योंकि नाराजगी जो है वो काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। अब निश्चित रूप से देखिए, धर्मनगरी हरिद्वार में जो है जनाक्रोश लगातार काजल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नाबालिग के साथ दुराचार के बाद जो है मुख्य आरोपी को गिरफ्तार जहाँ कर लिया गया था, लेकिन उसके साथ जो उसका मामा था वो मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। उसी के चलते लोगों का जनाक्रोश इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि पुलिस के सामने ही अब मुख्य जो आरोपी है उसका सहयोगी मौके से फरार होने के कारण जनाक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर पिछले 2 दिनों से लगातार जो कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वहीं रोड जाम का नजारा भी कल देखने को मिला। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने परिवार के लोगों को सांत्वना दी है और साथ में उन्होंने कहा है कि इसको जो है आने वाली विधानसभा में उठाया जाएगा। लेकिन अब फिलहाल का ताजा अपडेट की बात करें तो इस समय जो है एसएसपी हरिद्वार ने तभी बयान दिया है कि लोग शांति बनाए रखें और जो मुख्य आरोपी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया। बिल्कुल नरेश, लेकिन जो आसपास के लोग हैं और जो पीड़ित परिवार है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो बच्चे का मामा है उसने ही कत्ल किया है, उसने ही यहाँ पर बलात्कार किया है, लेकिन उसको पुलिस नहीं गिरफ्तार कर रही है, वो फरार है। निश्चित रूप से कहा, देखिए मैंने आपको बताया था कि सहयोगी जो आरोपी का वो फरार है। जब तक ये वो सामने नहीं आता, जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो पाएगा,
हालांकि एसएसपी हरिद्वार द्वारा जो है उसको ढूंढने के लिए उसका नाम बताने वाले को 20,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। और उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि उनको सहयोग करें और आगे से इस तरह धरना प्रदर्शन न करें, क्योंकि जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया गया है 100 लोगों पे इसमें मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तो जिस तरह से मुकदमा दर्ज करा गया हो सकता है कि जनाक्रोश और भी बढ़ता हुआ दिखाई दे जी। बिल्कुल नरेश, तो फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि 4 दिन बीत चुके हैं, अब तक जिस पर आरोप लग रहा है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसी से देखिए पुलिस तो बिल्कुल फ्रंट फुट पर इस समय काम कर रही है और सब उन्होंने 8 टीमें बना दी हैं। 8 टीमें लगातार जो है मैदान में है और लगातार लोकल इंटेलिजेंस जो टीम है वो भी लगातार काम कर रही है और जितने भी मुखबिर है उनको भी काम पे लगा दिया गया है। हालांकि अभी जो अब आरोपी है वो हाथ नहीं आया, लेकिन जिस तरह से 20,000 रुपए का इनाम उन्होंने घोषित किया है तो ये लगता है कि जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में होगा और आने वाले समय में जल्द से जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाएगा जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नरेंद्र तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो हरिद्वार से बड़ी जानकारी मिल रही है। दरअसल 4 दिन पहले ये खबर सामने आई थी जहां पर एक नाबालिग मासूम बच्चे के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया, साथ ही साथ उसकी हत्या भी कर दी गई थी, जिसमें ये पूरा मामले ने तूल पकड़ा और आसपास के जो लोग हैं वो सभी इकट्ठा हो गए हैं, धरना दे रहे हैं, कई संगठन इसमें साथ आ गए हैं। और कल देर रात पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी पहुंचे थे यहाँ पर लोगों से बातचीत करने के लिए और उन्होंने भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दुष्कर्म और हत्या के मामले में किन्नर समाज में भी नाराजगी बढ़ गई है। नाराजगी के चलते किन्नर समाज ने हरिद्वार में विरोध प्रदर्शन किया और शिकुल चौराहे पर पीड़िता के लिए मोमबत्ती जलाकर ईश्वर से उसकी पुण्य आत्मा के लिए कामना की है। ये बीच लगातार हम देख रहे हैं कि इस बीच किन्नर समाज ने वारदात को शर्मनाक बताते हुए पुलिस की नाकामी पर भी सवाल उठाए हैं और तमाम संगठन भी साथ आए हैं। साथ ही आरोपी के लिए कड़ी से कड़ी सजा देने की भी मांग लगातार की जा रही है। 4 दिन से इस तरह की तस्वीर जो है हरिद्वार में देखने के लिए मिल रही है, लेकिन अब तक मुख्य जो आरोपी है वो पकड़ा नहीं गया है। तो हरिद्वार का दुष्कर्म और हत्या का मामला, किन्नर समाज का प्रदर्शन भी सामने आए हैं। मोमबत्ती जलाकर यहां प्रदर्शन किया गया, वारदात को शर्मनाक बताया, साथ ही साथ आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग की जा रही है। कभी भी इतना छोटी नाबालिग बच्ची के साथ जिसने लाइफ में आके कुछ देखा नहीं है, कुछ भाला नहीं है। कोरोना को लेकर रुड़की प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। स्वास्थ्य विभाग की टीम मास्क न पहनने वालों को रोककर उनकी जांच कर रही है। स्वास्थ्य विभाग करीब 1 महीने से अभियान चला रहा है, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम सुबह 10 बजे से लेकर करीब 1 बजे तक लोगों की कोरोना जांच कर रही है। तो रुड़की में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अभियान लगातार जारी है। मास्क न पहनने वालों का कोरोना टेस्ट हो रहा है। 1 महीने से स्वास्थ्य विभाग का अभियान लगातार चलाया जा रहा है ताकि लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि वैक्सीनेशन पर जरूर काम चल रहा है, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और इस वजह से रुड़की में वो अलर्टनेस साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो मास्क न पहनने वालों का चालान तो लगातार हो ही रहा था, लेकिन अब रुड़की में एक नई पहल देखने के लिए मिली है। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी अरशद हुसैन मेरे साथ जुड़ गए हैं। अरशद, कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अभियान बेहद ही खास है, क्योंकि पहले हम देख रहे थे कि चालान किए जा रहे थे जो लोग मास्क नहीं पहन रहे थे, लेकिन अब सीधा कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। बिल्कुल काजल, आपको बता दूं कि जिस तरह से उत्तराखंड में दिन प्रतिदिन कोरोना के नए मरीज मिलते जा रहे हैं, उसी को लेकर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग काफी अलर्ट हुआ है और रुड़की के DSM चौक पर उन्होंने एक नई कार्रवाई करते हुए जो बिना मास्क के जा रहे थे लोग, उनको पकड़ा और उनका जो है कोरोना टेस्ट लिया। हालांकि अब इसके बाद लोगों में काफी बुद्धि मची और लोगों ने मास्क लगाना का उपयोग भी शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें, इससे फर्क भी काफी लोगों को पड़ा है। और वहीं अगर बात की जाए, काफी टेस्ट कल भेजे गए हैं और स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, उनका कहना है कि इस तरह की कार्रवाई समय समय पर की जाएगी, क्योंकि लोग इसके प्रति ज्यादा जागरूक नहीं है। जो जागरूक नहीं है उनका जो है टेस्ट किया जाएगा और उसको लैब में टेस्ट के लिए भेजा जाएगा जी। बिल्कुल अरशद, अगर रुड़की की बात की जाए तो रुड़की में कोरोना किस तरह से उस पर रोक लगाई जा रही है और कोरोना के आंकड़े रोजाना कितने सामने आ रहे हैं, क्योंकि पिछले सप्ताह हमने देखा था कि रुड़की में कोरोना के आंकड़ों में थोड़ा सा उछाल देखने के लिए मिला था। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल जाहिर है कि कोरोना फिलहाल यहाँ भी काफी संख्या में लोगों में देखा है। तो उसी को लेकर अगर बात करें प्रशासनिक अधिकारी होगी तो पुलिस विभाग की तरफ से भी समय समय पर चालान काटे जाते रहे हैं। पर अब एक अनोखी पहल इन्होंने शुरू की है, जो कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शुरू की गई है। इन्होंने
जो है लोगों को रोका जो बिना मास्क के जा रहे थे और उनको जी। कोविड टेस्ट बिल्कुल अर्शद, के बहुत लिए शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। जोशीमठ में हिम क्रीड़ा स्थली औली में व्हाइट क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच बर्फबारी को लेकर भी लोगों में काफी उम्मीदें हैं। वहीं क्रिसमस को देखते हुए इलाके में रंग बिरंगे टेंटों से सजने लगे हैं, साथ ही टूरिस्ट भी पहुंचने लगे हैं। तो इलाके जो हैं वो रंग बिरंगे टेंटों से सज चुके हैं, टूरिस्ट भी यहां पर पहुंच रहे हैं। त्योहारों को लेकर शहर पूरी तरह से तैयार है, घाटियां पूरी तरह से सजकर तैयार है, तमाम इंतजामात किए हुए हैं। आपको बता दूं कि कल क्रिसमस का त्यौहार है और आज से ही तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। बात की जाए जोशीमठ के औली की, तो औली में हर साल हजारों की संख्या में क्रिसमस मनाने के लिए पर्यटक पहुंचते हैं। हालांकि साल कोरोना काल है, लेकिन लोगों को फिर भी इंतजार है बर्फबारी का, क्योंकि बर्फबारी होगी तो क्रिसमस का जो मजा है वो दोगुना हो जाएगा। ऐसी भी तैयारियां शहर में पूरी कर ली गई हैं। जो टूरिस्ट वहां पहुंच रहे हैं, कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का उन्हें पालन करना होगा। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी संजय कुंवर मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जोशीमठ और औली की पहाड़ियों में कैसी तैयारियां हैं क्रिसमस को लेकर? जी काजल, मैं आपको बता दूं कि अब से लगभग 24 घंटे के बाद जो है यहाँ पे व्हाइट क्रिसमस की तैयारियां चल रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो प्रकृति की जो नियमतें यहाँ पे जो जिसके लिए होली जाना जाता है व्हाइट क्रिसमस से खराब होगा। लेकिन जिस तरह से अभी बादल दिखाई दे रहे हैं और बर्फ के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, कुछ न कुछ मायूसी जो है यहाँ पे पर्यटकों को नजर आ रही है। बावजूद इसके होली और गोरसों में लगातार पर्यटकों का जो जमावड़ा लगा हुआ है, लोग डे हाइकिंग कर रहे हैं, स्कीइंग का लुत्फ उठा रहे हैं और जबरदस्त यहाँ पे जो है इसकी फन का आयोजन हो रहा है। बिल्कुल संजय, भीड़ बहुत ज्यादा होगी क्योंकि क्रिसमस का त्योहार है, तो ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन किस तरह से करवाया जा रहा है? जी देखिए, जिस तरह से देश के कोने कोने से यहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं, हनीमून कपल आ रहे हैं, यहाँ पे गौचर से लेकर देहरादून और दिल्ली में जगह जगह पर जो है यहाँ पे कोरोना जांच कराई जा रही है, उसके बाद ही यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन सभी को करना पड़ेगा। स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं। थोड़ा सा पर्यटकों की भीड़ ज्यादा बढ़ने से जो है ओवरफ्लो हो जा रहा है पर्यटकों का, जिससे थोड़ा सा सावधानी बरतना जरूरी है यहाँ पे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो क्रिसमस की तैयारियां जोशीमठ पूरी कर ली गई हैं। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद मौसम जो है वो बहुत ही खुशनुमा बना हुआ है। पर्यटकों के लिए बहुत ही ये अच्छी बात है कि यहाँ पर भारी बर्फबारी हुई है।